हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे वोकेबुलरी का सेट नंबर 26। तो देखते हैं सेट नंबर 26 में हम कौन से शब्द सीखेंगे। सबसे पहला वर्ड है बेन, फिर है कोलोसल, नोशन, क्रूशियल, डिस्पैरिटी, प्रेवलेंट, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, एविडेंट, इरेडिकेट, डिमिनिश। तो सबसे पहला वर्ड है बेन। कई बार आपने सुना होगा ये वर्ड, ये चीज़ हमारे लिए बून है या बेन है। बून या बेन, इस पे डिबेट करिए, ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि जो विज्ञान है वो हमारे लिए बून है या बेन है, यानी वरदान है या अभिशाप है। मैं आपसे पूछता हूँ, कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन हुआ, क्या वो बच्चों की पढ़ाई के लिए बून था या बेन था, यानी वरदान था या अभिशाप था। तो BOON, बून, बून इसका उल्टा है एकदम। बून का मतलब होता है वरदान, एक तरह से कोई चीज़ जो आपके लिए आशीर्वाद बन के आए, वरदान बन के आए। और बेन का मतलब एकदम उल्टा, यानी अभिशाप। तो बेन मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपके कार्य को रोकती है, आपके लिए बाधा बनती है, मुसीबत बनती है, आपके लिए चिंता का स्रोत बनती है, चिंता का कारण बनती है, जो आपके लिए खतरा पैदा करती है और आपको विनाश की तरफ ले जाती है, उसको बोलते हैं बेन। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? कर्स। किसी को कर्ज देना मतलब किसी को शाप देना, किसी को शाप देना, किसी को एक तरह से किसी का बुरा भला चाहना। सीधी सी बात है। शाप देना क्या होता है? शाप देना मतलब किसी का बुरा चाहना। मैलडिक्शन, मैलडिक्शन मतलब एक तो होता है बेनेडिक्शन, तो बेनेडिक्शन मतलब होता है आशीर्वाद। बेनेडिक्शन मतलब होता है आशीर्वाद, किसी के लिए कल्याणकारी बात कहना, किसी का कल्याण, किसी का भला चाहना, किसी के मंगल कामना करना। मंगल कामना मतलब किसी व्यक्ति का अच्छा हो ये कामना करना, उसके मंगल की कामना करना, उसको आशीर्वाद देना। तो बेनेडिक्शन का एकदम उल्टा है मैलेडिक्शन। तो मैलेडिक्शन मतलब क्या होगा? किसी को लानत भेजना, किसी को लानत देना, किसी को अभिशाप देना, ठीक है ना, कष्ट देना, भय, संकट पैदा करना, यानी मेनेस। मेनेस मतलब क्या होता है? मेनेस वर्ड हम कर चुके हैं। मैंने आपको कहा था मेनेस टू द सोसाइटी। अगर कोई व्यक्ति मेनेस टू द सोसाइटी है मतलब समाज के लिए खतरा है, समाज के लिए खतरा है, संकट है, समाज के लिए हानिकारक है, कष्टकारी है। मिसफॉर्चून मतलब होता है दुर्भाग्य। तो शाप अगर है, अभिशाप, वो दुर्भाग्य लेकर आता है, मिसफॉर्चून। इसका उल्टा बून हम देख चुके हैं, वरदान। ब्लेसिंग मतलब भी आशीर्वाद होता है, ब्लेसिंग मतलब भी होता है आशीर्वाद, राइट। प्रार्थना से जो मिलता है वो बून होता है, वरदान होता है, प्रार्थना करने से जो मिलता है। उदारता होती है, भगवान की कृपालुता होती है, कृपा करते हैं। तो एक क्लियर है आपको बेन क्या होता है? तो अक्सर ये चीज़ पूछी जाती है, बून या बेन। साइंस, विज्ञान हमारे लिए बून है कि बेन है। फिर उसमें लोग डिबेट लिखते हैं कि भाई विज्ञान के फ़ायदे ये हैं, नुकसान ये हैं। तो दोनों हैं। कई बार एक ही चीज़ दोनों भी हो सकती है। विज्ञान की वजह से प्रदूषण भी होता है, विज्ञान की वजह से दवाइयाँ भी बनती हैं। अभी इतनी बड़ी कोरोना की प्रॉब्लम क्यों हुई है? क्योंकि इससे दवाई नहीं है। एक दवाई ना होने की वजह से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं। डिस्ट्रैक्शन इज़ द बेन ऑफ प्रोडक्टिविटी। डिस्ट्रैक्शन क्या होती है? ध्यान भटकने को डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। ध्यान भटकना, डिस्ट्रैक्ट होना, ठीक है ना। डिस्ट्रैक्शन इज द बेन ऑफ प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता। तो उत्पादकता जो है उसके लिए डिस्ट्रैक्शन क्या है? वरदान है कि अभिशाप है? ऑफ कोर्स अभिशाप है। आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो उत्पादकता कम हो जाएगी। तो आंसर है बेन। सम पीपल बिलीव दैट टेक्नोलॉजी इज द बेन ऑफ सोशल इंटरेक्शन सिंस फेस टू फेस इंटरेक्शन हैज ग्रेजुअली बिकम लेस बिकॉज ऑफ इट। सम पीपल बिलीव मतलब कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है उसने सामाजिक मिलनता, इंटरेक्शन मतलब एक दूसरे से जब हम मिलते हैं, मिलनसार होते हैं, एक दूसरे से मिलकर बातें करते हैं, तो जो टेक्नोलॉजी है वो सोशल इंटरेक्शन यानी एक दूसरे से मिलना जुलना, उसकी वजह से एकदम कम हो गया है, यानी वो एक तरह से अभिशाप साबित हुई है। टेक्नोलॉजी, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक आदान प्रदान जो है, सामाजिक जो विनोद जिसे कहते हैं, मिलना प्रेम भाव से, उसके लिए अभिशाप साबित हुई है। क्योंकि फेस टू फेस इंटरेक्शन अब खत्म हो गया है। फेस टू फेस अब कौन बात करता है? मुखानमुख या मुखातिब एक दूसरे से कौन होता है?
तो धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है। आजकल लोग स्काइप पे बात करते हैं, जूम पे बात करते हैं, आजकल फेसबुक पे बात करते हैं, सोशल मीडिया पे बात करते हैं, ट्विटर पे बात करते हैं, लेकिन आमने सामने बैठकर बात नहीं करते। तो बेन साबित हुआ है। चलिए अगला वर्ड है कोलोसल। कोलोसल मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो, बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना पर्वताकार, कि भाई पर्वत जैसी बड़ी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी, अति विशाल, विराट, बहुत भारी भरकम, कुछ बहुत बड़ा। तो इसके सिनोनिम देखते हैं। ह्यूज। ह्यूज मतलब होता है बहुत बड़ा, सिंपल। ह्यूज, मैसिव, मैसिव मतलब भी बहुत बड़ा, एनॉर्मस मतलब भी बहुत बड़ा। जाइजेंटिक, जाइजेंटिक मतलब एक जायंट की तरह, जैसे जायंट होता है ना बहुत ज़्यादा बड़ा, जाइजेंटिक मतलब ह्यूज। जैसे कोई मान लो 40 माले की इमारत है, 40 फ्लोर है वहाँ पे, 40 स्टोरी बिल्डिंग है। बल्कि, बल्कि मतलब होता है बहुत ज़्यादा भारी। वॉल्यूमिनस, जिसका वॉल्यूम यानी जिसका आयतन बहुत ज़्यादा हो, तो बहुत बड़ी चीज़ होगी कोई। मैमथ, मैमथ एक जानवर होता था हाथी जैसा, एलिफेंट के जैसा दिखता था, लेकिन अब ये धरती से विलुप्त हो गया है मैमथ, अब नहीं होता, इसको वूली मैमथ बोलते थे। तो ये भी बहुत बड़ा था, जैसे हाथी होता है। ह्यूमंगस, ह्यूमंगस मतलब भी होता है बहुत ही ज़्यादा विशाल। तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा, बहुत ही ज़्यादा विशाल, कहते हैं ना विराट, एनॉर्मस, विराट रूप। भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। कब दिखाया था विराट रूप? जब दुर्योधन ने कहा था कि उनको बंदी बना लो, तो उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया। तो कोलोसल मतलब होता है बहुत ही बड़ा। कई बार बोलते हैं ना भीम काय, भीम के जैसा बड़ा, जैसे भीम था पांडवों में, भीम काय। तो इसका उल्टा क्या होगा? मिनिएचर। मिनी मतलब छोटा, मिनिएचर मतलब बहुत ही छोटा, मिनिएचर वर्जन। मिनिएचर मतलब होता है बहुत ही छोटा, एकदम सूक्ष्म, लघु बोल सकते हो, लघु, छोटा, छोटे आकार का, नन्हा। नन्हा, नन्हा वैसे बच्चों के लिए बोल देते हैं, नन्हा मुन्ना इस तरह से, लेकिन नन्हे का मतलब भी होता है छोटा, अति सूक्ष्म, बहुत ही छोटा। अति लगा दो अगर किसी चीज़ के आगे, मान लो आपको बताना है बहुत ही बड़ा, तो बोल दो भीम काय, राइट, अति विशाल, बहुत भारी, बहुत लगा दो, बड़ा लगा दो। लेकिन लघु लगाएंगे तो छोटा, और सूक्ष्म लगाएंगे तो भी छोटा। जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं उसके लिए माइक्रो वर्ड भी यूज़ करते हैं। एक माइक्रो इंडस्ट्री भी होती है जिन्हें सूक्ष्म उद्योग बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। इन द सेंटर ऑफ द हॉल स्टूड अ कोलोसल वुडन स्टैच्यू ऑफ डायनासोर डेकोरेटेड इन आइवरी एंड गोल्ड। जिस हॉल में मैं था, बहुत बड़े कमरे को हॉल कहते हैं, तो जिस हॉल में मैं था उसके सेंटर में, उसके केंद्र में, एकदम बीच में एक बहुत बड़ा कोलोसल लकड़ी का बना हुआ, वुडन मतलब लकड़ी का बना हुआ बुत था। स्टैचू मतलब बुत, किस चीज़ का बुत था? डायनासोर का। ठीक है, डायनासोर का लकड़ी का बुत बना हुआ था जिस हॉल में मैं खड़ा था उसके सेंटर में, और डेकोरेटेड इन आइवरी एंड गोल्ड। आइवरी क्या होता है? हाथी दांत को आइवरी कहा जाता है। हाथी के जो दांत होते हैं उनको आइवरी कहा जाता है। तो वो जो डायनासोर था उसकी सजावट, डेकोरेट करना मतलब सजावट करना, किसी चीज़ को सजाना, ठीक है ना, किसी चीज़ को सजाना। तो किस चीज़ से सजाया हुआ था? आइवरी से और सोने से, गोल्ड से, आइवरी से और गोल्ड से। द ओनर्स वर आस्किंग फॉर अ कोलोसल अमाउंट ऑफ मनी फॉर दैट बीच हाउस बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन। जो ओनर थे, एक कोई बीच हाउस होगा, बीच हाउस होता है वो हाउस जहाँ से बीच दिखती है, बिल्कुल बीच पे बना होता है जो। तो बीच हाउस का जो ओनर थे, जो उसके मालिक थे, वो कोलोसल अमाउंट ऑफ मनी मांग रहे थे उसके लिए, क्योंकि उसकी लोकेशन बहुत अच्छी थी, वहाँ से खिड़की खोलते ही समुद्र दिखता था। इसीलिए कोलोसल अमाउंट ऑफ मनी मतलब बहुत महंगा था। ठीक है, अमाउंट ऑफ मनी जो चाहिए था बहुत ज़्यादा था, यानी कोलोसल था, कोलोसल अमाउंट ऑफ मनी। अगले शब्द पे आते हैं नोशन। नोशन मतलब होता है धारणा, कोई ऐसी चीज़ जो आपका मत हो, आपका ओपिनियन हो, आपका ओपिनियन, आपका नोशन, कोई कंसेप्शन, कोई आपका बिलीफ, कोई ऐसी चीज़ जिसे आप मानते हैं, राइट। लेकिन सुनी सुनाई बात, ऐसा नहीं है कि उसको किसी प्रयोगशाला में आपने वेरीफाई करा हुआ है, टेस्ट करा हुआ है, यानी कोई उसमें फैक्चुअल नॉलेज नहीं होगी, तथ्य नहीं होंगे, तथ्यों से प्रमाणित नहीं होगी वो बस एक धारणा है, उसे धारणा बोलते हैं। मत क्या होता है? ओपिनियन और थ्योरी में क्या फ़र्क होता है? पहले आप एक ओपिनियन देते हैं जिसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के बाद आप उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोगशाला में कहीं पे भी उसको वेरीफाई करते हैं। एक्सपेरिमेंट करना या उसको वेरीफाई करना, उसको प्रमाणित करना, फिर प्रमाणित हो जाए तब वो थ्योरी बनती है। इसी तरह आपका ओपिनियन जो होता है वो अनवेरीफाइड होता है, वो तो मेरा मत है, ठीक है ना, वो तो मेरा मत है। तो लेकिन अगर वो
तथ्य भी उसमें आ जाएं तो फिर उसको थ्योरी बोल सकते हैं। तो नोशन मतलब होता है सिर्फ आपका मत, सिर्फ आपका किसी चीज के बारे में आपका कोई बोध है, कोई ज्ञान है, ठीक है ना, कोई ख्याल आया आपको, कोई आपका इरादा है, कोई चीज आपने अटकल लगाई, वो सब, यानी आपका ओपिनियन। ओपिनियन मतलब आपका मत। सेंटिमेंट, मैं बोलता हूं मार्केट में सेंटिमेंट नेगेटिव है इस वक्त, मतलब कोई सामान खरीदने में इच्छुक ही नहीं है। सेंटिमेंट नेगेटिव है मतलब एक वही धारणा बनी हुई है मार्केट में इस वक्त कि सब कुछ खराब हो रहा है, कि सब कुछ खराब हो रहा है। थॉट मतलब होता है विचार। कंजेक्चर मतलब क्या होता है? कंजेक्चर मतलब अटकल लगाना। कंजेक्चर वर्ड को हम कर चुके हैं, अटकल लगाना या अनुमान लगाना। पूरी सारे तथ्य आपके सामने नहीं है, थोड़ा सा ही देख के आपने अनुमान लगा लिया, अटकल लगा लिया, कोई परिकल्पना कर ली, कोई कल्पना कर ली, वो उसको बोलते हैं कंजेक्चर, जो निराधार होती है, यानी कोई उसका आधार नहीं है, बस आपने थोड़ा सा ही आपने कुछ देखा और कोई अटकलबाजी आपने कर ली ना। अटकलबाजी मतलब अटकल लगाना, कल्पना करना, निराधार जो होती है, ठीक है ना। धारणा, परिकल्पना, अनुमान, इसको अनुमान भी बोल सकते हैं। सपोजिशन मतलब अनुमान। अजम्पशन कहते हैं ना, अज्यूम कर लीजिए यानी मान लीजिए, अनुमान। अजम्पशन मतलब भी अनुमान। तो ये सारे वर्ड एकदम एग्जैक्टली यूज किए जा सकते हैं एक के स्थान पे दूसरे। अब देखते हैं इसका उल्टा। अब या तो कोई चीज सिर्फ एक धारणा होगी, सिर्फ एक मत होगा, किसी का ओपिनियन होगा, अटकल होगी। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि विराट कोहली रिटायर हो जाएगा अगले साल। तो ये तो अटकल ही है, अभी तो ये तो एक कल्पना है किसी की। क्या ये तथ्य है? क्या उसने खुद कहा आगे? नहीं, तथ्य नहीं है, फैक्ट नहीं है। फैक्ट मतलब तथ्य, ठीक है ना। वास्तविकता यानी ट्रुथ मतलब सच्चाई। रियलिटी मतलब वास्तविकता, यथार्थ, जो है हमारे सामने दिख रहा है, यथार्थ। एक्चुअलिटी यानी सच्चाई, हकीकत, इसे बोलते हैं हकीकत या असलियत, सत्य का वर्णन। तो ये हो गए इसके उल्टे, क्योंकि ये सारे एकदम तथ्य हैं। तथ्य को कभी ठुकराया नहीं जा सकता। मान लो मैं बोलूं सूरज पश्चिम से निकलता है, तो आप कहोगे नहीं सर, सूरज तो पूर्व से निकलता है। तो ये मैटर नहीं करता तथ्य में कि कौन व्यक्ति कह रहा है। हो सकता है कोई बहुत ज्ञानवान व्यक्ति है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन तथ्यों को तो ठुकराया नहीं जा सकता। तो तथ्य होते हैं यूनिवर्सल, जो हर जगह माने जाते हैं क्योंकि वो तथ्य हैं, वो प्रमाणित हो चुके हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। When Rahul realized he would not receive many votes, he dropped the notion of entering the students' council race. जब राहुल को इस बात का आभास हो गया, रियलाइज होना मतलब आभास होना, ठीक है ना, मुझे अपनी गलती रियलाइज हो गई यानी मैं मान गया। तो जब राहुल को यह रियलाइज हो गया कि वो ज़्यादा वोट नहीं जीतेगा, वुड नॉट रिसीव मैनी वोट मतलब उसकी वोट जीतने की संभावना कम है, यानी उसे ज़्यादा वोट नहीं मिलेंगे। ही ड्रॉप द नोशन ऑफ एंटरिंग द स्टूडेंट काउंसिल रेस। तो वो स्टूडेंट काउंसिल यानी छात्र परिषद के चुनाव की दौड़ से वो बाहर हो गया, यानी उसने अपनी ये धारणा कि वो चुनाव में कंटेस्ट करेगा, चुनाव में वो लड़ेगा, उसने वो ड्रॉप कर दी। ड्रॉप कर देना मतलब या तो मैं कोई आइडिया है मेरे मन में, या तो मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा यानी मैं उसको लागू करूंगा, उस आइडिया पे काम करूंगा, या मैं उसको ड्रॉप कर दूंगा। ड्रॉप कर दूंगा मतलब मैं उस आइडिया को अपने दिमाग से निकाल दूंगा, उस प्लान को प्लान तक ही रहने दूंगा, उस पर काम नहीं करूंगा। उसको बोलते हैं आइडिया ड्रॉप कर देना। द बॉयज क्लासमेट्स लाफ्ड एट हिज नोशन ऑफ बीइंग अ चीयर लीडर। जब लड़के ने कहा कि वो चीयर लीडर बनना चाहता है, ठीक है ना, तो उस पे सब हंसने लगे। तो नोशन ऑफ बीइंग अ चीयर लीडर मतलब जब लड़के ने अपनी एक मत रखा कि वो चीयर लीडर बनना चाहता है तो सब हंस पड़े, क्योंकि चीयर लीडर जो होती हैं वो लड़कियां होती हैं, ज़्यादातर पुरुष कम होते हैं। इस व्यवसाय में पुरुष कम है। चीयर लीडर आप समझते हैं, जैसे आप आईपीएल के मैच देखते हैं तो साइड में जब चौका या छक्का लगता है तो लड़कियां नाचती हैं, वहाँ पे लड़कियां नाचती हुई दिखती हैं, तो उन्हें चीयर लीडर कहा जाता है। चीयर लीडर बोलते हैं उस व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों काम करते हैं चीयर लीडर का, जो आपको प्रोत्साहन देते हैं, जो आपको प्रेरणा देते हैं, ठीक है ना। जैसे वो चीयर कर रहे होते हैं कि भाई आप करो ये, हम आपके पीछे हैं, हम आपके साथ हैं। चलिए अगला वर्ड है क्रूशियल। एक मैच हो रहा था, भारत के विकेट गिरते गए एक के बाद एक, लेकिन मैच अभी भी भारत के पल्ले में था। लेकिन विराट कोहली का विकेट अभी तक नहीं लिया गया था। विराट कोहली का विकेट जो है सबसे क्रूशियल था, लेकिन जब विराट कोहली आउट हो गया तो फिर भारत हार गया। यानी कि सबसे क्रूशियल विकेट था वो। सबसे क्रूशियल मतलब सबसे महत्वपूर्ण, निर्णायक, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण। तो क्रूशियल मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, कोई चीज़ जब महत्वपूर्ण होती है तो उसे क्रूशियल कहते हैं। डिसाइसिव, निर्णायक, डिसाइसिव मतलब निर्णायक, ठीक है। क्रिटिकल, जिस चीज़ से किसी चीज़ की सक्सेस या फेलियर, सफलता या विफलता निर्धारित हो जाए, उतनी इंपॉर्टेंट।
जो बहुत ज़्यादा ग्रेट इंपॉर्टेंस मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, या एक्सट्रीमली नेसेसरी बहुत ज़्यादा अनिवार्य होती है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है। नेसेसरी मतलब अनिवार्य, जिसके बिना काम नहीं चलेगा, नेसेसरी है। सिनोनिम क्या होंगे इसके? वाइटल। वाइटल मतलब क्या होता है? वाइटल मतलब होता है अति आवश्यक, एकदम जीवन मरण का जो खेल होता है, एकदम वाइटल। वाइटल से बना वाइटलिटी, ठीक है ना। वाइटलिटी मतलब शक्ति, जीने की चाह, स्फूर्ति, वाइटलिटी, जो आप में प्राण डाल दे। इसीलिए कैप्सूल आते हैं जिन्हें बोलते हैं रिवाइटल। रिवाइटल मतलब पुनः जीवित करने वाले, एकदम आपको दोबारा जीवित कर देंगे। जब आप थके हुए हैं तो रिवाइटल कैप्सूल खाइए। तो उनका नाम रिवाइटल क्यों रखा गया है? री मतलब दोबारा, वाइटल मतलब जो आपके अंदर प्राण डाल दे। तो वाइटल मतलब होता है जहां जीने मरने की बात आ जाती है, इतना ज़्यादा जरूरी। सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। फंडामेंटल, मुख्य, एकदम फंडामेंटल मिस्टेक थी मेरी ये, मतलब सबसे बड़ी मिस्टेक थी। असेंशियल मतलब अनिवार्य, जिसके बिना काम ही ना चले। इंडिस्पेंसिबल मतलब जिसके बिना काम हो ही ना सके, ठीक है ना। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इंडिस्पेंसिबल है, आपकी उपस्थिति वहां पे इंडिस्पेंसिबल है, वरना शादी नहीं होगी। यानी आपके बिना, आप इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, आप इंडिस्पेंसिबल हैं। कई बार ये भी कहते हैं नो वन इज इंडिस्पेंसिबल। एक कहावत है, नो वन इज इंडिस्पेंसिबल, लाइफ गोज ऑन। जीवन निरंतर चलता रहता है, जीवन किसी के लिए नहीं रुकता। कोई भी आए कोई भी जाए, क्या जीवन रुका है आज तक? इतने बड़े बड़े लोग आए और गए, क्या जीवन रुका है? तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि नो वन इज इंडिस्पेंसिबल? कह सकते हैं, राइट। तो रिक्विसिट, रिक्विसिट ये कहते हैं ना। प्रे रिक्विसिट क्या है? यानी एक शर्त क्या है, अनिवार्यता क्या है? प्रे रिक्विसिट, प्रे रिक्विसिट ये है इंटरव्यू के लिए कि आपको टाई पहननी पड़ेगी, कोट पहनना पड़ेगा। अगर आपने वो नहीं पहना तो आपका इंटरव्यू, आपका साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। तो किसी चीज़ के लिए जब कोई चीज़ प्रे रिक्विसिट होती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा अनिवार्य होती है। अनिवार्य के लिए एक बहुत अच्छा शब्द है और कस्टमरी। अगर कोई चीज़ कस्टमरी है तो मतलब वो अनिवार्य है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा इनकॉन्सिक्वेंशियल। इनकॉन्सिक्वेंशियल मतलब क्या होता है? इनकॉन्सिक्वेंशियल मतलब होता है जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट ना हो। इनकॉन्सिक्वेंशियल है तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं हुआ तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। मेरे जेब में 1,00,000 रुपए थे और एक 5 रुपए का सिक्का भी था, और 5 रुपए का सिक्का खो गया, तो मैं कहूँगा ठीक है, इनकॉन्सिक्वेंशियल था। 1,00,000 रुपए गिर जाते तो ज़्यादा मुझे दुख होता, क्योंकि वो तो बहुत इंपॉर्टेंट थे। लेकिन 5 रुपए का सिक्का गिर गया, 1,00,000 रुपए बच गए, ठीक है ना। तो यानी इनकॉन्सिक्वेंशियल, फर्क ही ना पड़े, जिसके होने से कोई फर्क ही ना पड़े। इनसिग्निफिकेंट, महत्वहीन, जिसका कोई महत्व ही नहीं है। सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, और महत्वहीन मतलब इनसिग्निफिकेंट। अनइम्पॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट ही नहीं है। ट्रिवियल, छोटा, तुच्छ, एकदम, बिल्कुल। कहते हैं ना, डोंट फाइट ओवर ट्रिवियल मैटर्स। अक्सर कहा जाता है डू नॉट फाइट ओवर ट्रिवियल मैटर्स। छोटी छोटी चीज के लिए मत लड़ा करो। ट्रिवियल मैटर, जो बहुत ही तुच्छ ट्रिवियल चीजें हैं, उनके लिए मत लड़ा करो एक दूसरे से। डोंट फाइट ओवर ट्रिवियल मैटर्स। छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर दिया करो। जस्ट इग्नोर दिस ट्रिवियल मैटर्स। यू आर ट्रिवियलाइजिंग द डिबेट, मतलब आप डिबेट को तुच्छ बना रहे हो, बहुत छोटा कर रहे हो, ठीक है ना। यू आर ट्रिवियलाइजिंग द इशू, मतलब आप उसे महत्वहीन बना रहे हो। मान लो आप किसी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात कर रहे हो किसी के साथ, और वो कुछ बहुत तुच्छ सी चीज़ ले आए बीच में, तो आप कहोगे भाई यू आर ट्रिवियलाइजिंग द डिबेट। आप इस डिबेट को, हम जो डिबेट कर रहे हैं, एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे हैं, राइट, हम विचारों का शास्त्रार्थ कर रहे हैं, आप उसको तुच्छ बना रहे हो, आप उसको ट्रिवियलाइज कर रहे हो। तो ट्रिवियलाइज मतलब महत्वहीन, बहुत ही तुच्छ, बहुत ही ऐसी चीज़ जिसका महत्व बहुत कम हो, उसको बोलते हैं ट्रिवियल। एग्जाम्पल देखते हैं। ड्यूरिंग द हॉट समर मंथ्स इट इज़ क्रूशियल दैट यू ड्रिंक अ लॉट ऑफ फ्लूइड्स। गर्मी के महीनों में ये क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप बहुत सारे फ्लूइड्स पियो, तरल पदार्थ पियो, पानी पियो, जूस पियो। पनामा कनाल प्रोवाइड्स अ क्रूशियल शिपिंग लिंक बिटवीन द अटलांटिक एंड द पैसिफिक ओशियन। अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच में जो पनामा कनाल है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण क्रूशियल शिपिंग लिंक बनाता है, यानी जहाज़ों के जाने का रास्ता बनाता है, जहाँ से जहाज़ आसानी से जा सकते हैं। अगला शब्द है डिस्पैरिटी। कहते हैं ना, हमारे इनकम डिस्पैरिटी हमारी कंट्री में बढ़ रही है। इनकम डिस्पैरिटी मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ की डिस्पैरिटी। जैसे कहते हैं जेंडर डिस्पैरिटी बढ़ रही है। जेंडर डिस्पैरिटी मतलब जेंडर इनइक्वालिटी, यानी कि लिंग असमानता। डिस्पैरिटी मतलब होता है असमानता या विषमता, यानी जब दो चीज़ों में फर्क हो जाए। अब इनकम डिस्पैरिटी बढ़ रही है मतलब क्या है? गरीब गरीब हो रहा है और ज़्यादा अमीर अमीर हो रहा है। तो अगर गरीब गरीब हो रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है, तो दोनों के बीच में जो असमानता है वो बढ़ती जा रही है, डिस्पैरिटी बढ़ती जा रही है, असमानता।
जेंडर डिस्पैरिटी मतलब जब पुरुष और जेंडर डिस्पैरिटी भी आजकल कम हो रही है। जेंडर डिस्पैरिटी कम हो रही है क्यों? क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं लोग, तो अब पुरुषों और स्त्रियों में धीरे धीरे अंतर कम हो रहा है। पहले अंतर बहुत ज़्यादा था, पहले स्त्रियों का महत्व भी बहुत कम था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लड़कियां कुछ क्षेत्रों में तो पुरुषों से भी आगे जा रही हैं। तो जेंडर डिस्पैरिटी कम हो रही है, लिंग असमानता कम हो रही है, ठीक है ना, जेंडर गैप कम हो रहा है। तो सिनोनिम क्या होगा इसका, डिस्पैरिटी का? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मतलब असमानता, जब दो चीज़ें इक्वल नहीं है। इनइक्वालिटी, हमारे समाज में इनइक्वालिटी बढ़ रही है। इनइक्वालिटी बढ़ रही है मतलब वही है, एक ही बात है, इनकम डिस्पैरिटी, इनकम इनइक्वालिटी। डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी मतलब भी होता है असमानता, ठीक है। देयर शुड बी नो डिस्क्रिपेंसी इन वट यू थिंक एंड वट यू डू। आपकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, यानी डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए, असमानता नहीं होनी चाहिए। जो आप सोचो वही करो, कथनी और करनी, जो कहो वही करो। इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी मतलब जो कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है ना, जो कंसिस्टेंट नहीं है। डिस्प्रोपोर्शनेट, डिस्प्रोपोर्शनेट मतलब क्या होता है? अगेन बहुत ही ज़्यादा विभिन्नता, बहुत ही ज़्यादा विभिन्नता, यानी अगेन असमानता, बहुत ही ज़्यादा। जैसे कहते हैं उसके पास डिस्प्रोपोर्शनेट मनी था, यानी इतना ज़्यादा पैसा था उसके पास जो उसको देख के नहीं लगता, यानी उसका जो लाइफ स्टाइल है, यानी उसके पास मान लो एक मारुति गाड़ी है और उसके घर पे जब छापा पड़ा तो 50 करोड़ रुपए मिले, तो यानी कि दोनों में असमानता है। तो कहते हैं, इसीलिए वर्ड यूज करते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स। एक वर्ड होता है डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स, जो कि क्राइम है। अपनी आय से अधिक पैसा रखना, उसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट मनी, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट, यानी कि आपके जीवन में और आपके उसमें डिस्प्रोपोर्शनेट यानी असमानता है। वेरिएशन, वेरिएशन मतलब भी होता है भिन्नता। डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस मतलब मान लो बोलता हूं कि मैं अभी हमारे जो रास्ते हैं वो डाइवर्जेंट हैं, यानी कि अलग दिशाओं में है। अगर दो रास्ते मिलते हैं तो हम कहेंगे वो कन्वर्ज कर रहे हैं, ठीक है ना, कन्वर्ज कर रहे हैं। द थिंग दैट अट्रैक्टेड मी टूवर्ड्स माई फ्रेंड वॉज दैट आवर ओपिनियंस कन्वर्ज्ड। मेरे और मेरे दोस्त में, हम दोनों इतने अच्छे दोस्त क्यों हैं? क्योंकि हमारे जो विचार हैं वो कन्वर्ज करते हैं। कन्वर्ज करते हैं मतलब एक ही दिशा में आते हैं और मिल जाते हैं, यानी विचार मिल जाते हैं। तो कन्वर्ज करना मतलब मिल जाना, डाइवर्ज करना मतलब दूर जाना, अंतर बढ़ता जाना। तो अगर डाइवर्जेंस है मतलब भिन्नता है, कन्वर्जेंस है मतलब सिमिलैरिटी है, समानता है। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या होता है? फर्क दिखता है जब, कॉन्ट्रास्ट, ठीक है ना। कहते हैं ना इन शार्प कॉन्ट्रास्ट, ही वॉज अ रिच मैन इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू हिज ब्रदर। वो बहुत ही ज्यादा अमीर व्यक्ति था। इन शार्प कॉन्ट्रास्ट, इन शार्प कॉन्ट्रास्ट मतलब बिल्कुल विपरीत अपने भाई के, यानी उसका भाई बहुत गरीब था। इन शार्प कॉन्ट्रास्ट यानी कि अगेन भिन्नता, फर्क दिखता है जब, उसे कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। एंटोनिम, एंड इसका उल्टा क्या होगा? पैरिटी, पैरिटी मतलब समानता, सिमिलैरिटी मतलब समानता, सिमिलैरिटी मतलब भी समानता। कन्फर्मिटी, कन्फर्मिटी मतलब क्या होता है? किसी की बात मान लेना, ठीक है ना, सहमति दिखाना, तो कन्फर्मिटी मतलब सहमति दिखाना। डाइवर्जेंस मतलब होता है असहमति, मैंने आपको बताया विचार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो सहमति होगी तो कन्वर्जेंस, असहमति होगी तो डाइवर्जेंस। तो कन्फर्मिटी मतलब सहमति। कॉन्ग्रुइटी, आपने सुना होगा कॉन्ग्रुअस ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब बिल्कुल हूबहू एक जैसे हैं। कॉन्ग्रुइटी, कॉन्ग्रुइटी मतलब अगेन दो चीजों के बीच में समानता। इक्विवेलेंसी, इक्विवेलेंसी क्या होता है? इक्वल, एक तरह की इक्वालिटी, एक तरह की समानता। तो ये सारे शब्द बहुत अच्छे हैं और आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, तो आप काफ़ी इन्हें रिटेन कर पाएंगे। देयर इज़ अ ह्यूज डिस्पैरिटी बिटवीन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द अर्बन एंड द रूरल इन द रूरल एरियाज। हमारे देश में जो जीने का तरीका है, लिविंग स्टैंडर्ड बोलते हैं जिसे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो शहरी यानी अर्बन और गांव वाले यानी रूरल एरियाज में काफ़ी असमानता है, यानी ह्यूज डिस्पैरिटी है। When the old director married a young actress, everyone talked about the disparity in the ages of the couple. जब एक बहुत बूढ़े डायरेक्टर ने, निर्देशक ने एक बहुत ही जवान अभिनेत्री से शादी कर ली, तो सबने कहा कि उनके बीच में एज डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, ये ठीक नहीं है। एज डिस्पैरिटी मतलब आयु में अंतर बहुत ज़्यादा है। एज डिस्पैरिटी, आयु में अंतर बहुत ज़्यादा है। एक 70 साल का था, एक 30 साल की है, तो ऑब्वियसली लोग बातें करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है प्रेवलेंट। प्रेवलेंट मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा प्रचलित होती है, बहुत ज़्यादा प्रचलन में होती है। तो अगर बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, बहुत ज़्यादा चली हुई है, तो मतलब प्रचलित है, ठीक है ना, प्रेवलेंट है। ये हमारे यहाँ बहुत प्रेवलेंट प्रैक्टिस है, ठीक है। प्रेवलेंट प्रैक्टिस क्या है कि किताब जब हम यूज़ करते हैं, कॉपी यूज़ करते हैं, तो पहला पन्ना छोड़ देते हैं, पहला पन्ना छोड़ देते हैं। कई बार कहते हैं ना, पहला पन्ना राम का, दूसरा पन्ना काम का।
मतलब पहला पन्ना हमने भगवान को समर्पित कर दिया, दूसरे पन्ने से काम शुरू करेंगे। तो ये हमारे यहाँ प्रेवलेंट है काफ़ी चीज़, यानी प्रचलित है ये हमारे यहाँ, ठीक है। या कोई रिवाज होते हैं, रिवाज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। परंपराएं, रिवाज और परंपराएं। ट्रेडिशन मतलब परंपरा, कस्टम मतलब रिवाज। तो ये हमारे यहाँ कस्टम और ट्रेडिशन आपको हर घर में मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट हैं, प्रचलित हैं, राइट, काफ़ी प्रबल हैं, काफ़ी व्यापक रूप से इन्हें माना जाता है, दूर तक फैलाव है इनका, काफ़ी इनका प्रभुत्व है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम मतलब फ्रीक्वेंट। अगर कोई चीज़ फ्रीक्वेंट होती है मतलब बार बार होती है, नियमित रूप से होती है, अक्सर होती है, अधिक होती है, राइट, तो वही प्रेवलेंट। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फैली हुई है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। फ्रीक्वेंट मतलब बार बार देखी जाती है ये चीज़, ठीक है। हमारे यहाँ, हमारे गाँव में लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, बहुत फ्रीक्वेंटली होती है। फ्रीक्वेंट मतलब बहुत सामान्य हो गया है अभी ये, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा सामान्य है। रैम्पेंट, रैम्पेंट मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा। अगर मान लो आप किसी डॉक्टर के पास गए और आपके दांत में कीड़ा लगा है, जैसे केरीज बोलते हैं, तो अगर सारे दांतों में लगे हैं आपके कीड़े, तो वो डॉक्टर कहेगा आपको रैम्पेंट केरीज है। रैम्पेंट केरीज मतलब बहुत ज़्यादा आपके दांत में कीड़ा लगा हुआ है। परवेजिव, परवेजिव मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में होती है, वही प्रचलित, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित, उसे क्या बोलेंगे हम? परवेजिव। परवेजिव को बोलते हैं व्यापक, बहुत ज़्यादा व्यापक है। और इसका उल्टा क्या होगा? अनकॉमन। अनकॉमन मतलब जो आम रूप से नहीं दिखती, ठीक है ना, जो आम रूप से नहीं दिखती। रेयर मतलब दुर्लभ। एक्सेप्शनल मतलब एक अपवाद है, इतनी फ्रीक्वेंट नहीं है, अपवाद है। मान लो पूरे गांव में एक ही व्यक्ति को बीमारी हुई, तो आप कहेंगे कि कोरोना यहाँ पे जो है वो एक्सेप्शनल केस है, बस ये एक जो है ये एक अपवाद है, एक्सेप्शनल केस है, ठीक है ना। ये अनोखा है एक तरह से केस, सबसे भिन्न है ये केस, अनूठा है, अनोखा है, असाधारण है, असामान्य है, ठीक है ना। यही व्यक्ति निराला है, बस इसे हुआ है, बाकी किसी को नहीं हुआ। तो फ्रीक्वेंट नहीं है, रैम्पेंट नहीं है, परवेजिव नहीं है, प्रेवलेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा फैल नहीं रहा रोग। अनयूजुअल मतलब अनोखा। अनयूजुअल मतलब क्या होता है? अजीब। अनयूजुअल मतलब अजीब, बहुत अनयूजुअल रिएक्शन दिया उसने। हमेशा वो खुश रहता है, आज पता नहीं उसका बहुत अनयूजुअल बिहेवियर था। यानी अनयूजुअल बिहेवियर मतलब यानी जैसा व्यवहार वो हर बार करता है आज वैसा नहीं था, कुछ तो गड़बड़ थी। द कस्टम ऑफ वर्शिपिंग द एंसेस्टर्स इज स्टिल प्रेवलेंट इन इंडियन कल्चर। एंसेस्टर होते हैं हमारे पूर्वज। एंसेस्टर को फोर फादर भी कहा जाता है। फोर फादर यानी हमारे पूर्वज। तो हमारा कस्टम, हमारा रिवाज ये है भारत में, भारत के कल्चर, भारत की संस्कृति में अपने पूर्वजों की पूजा करना, यानी अपने एंसेस्टर की वर्शिप करना। वर्शिप करना मतलब पूजा करना, वो काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है, काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है ना। भारत में लोग अपने जो पूर्वज हैं उनकी पूजा करते हैं। ड्रॉट कंडीशंस हैव बीन प्रेवलेंट अक्रॉस द एरियाज ऑफ राजस्थान, गुजरात, एमपी एंड महाराष्ट्र फॉर सेवरल ईयर। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बहुत सारे हिस्सों में अकाल की स्थिति, ड्रॉट कंडीशन, कंडीशन मतलब स्थिति या परिस्थिति, ड्रॉट मतलब होता है अकाल, अकाल पड़ना, ना के बराबर बारिश होना, फसल सारी खत्म हो जाना, ड्रॉट। तो बाढ़ का एकदम उल्टा होता है ड्रॉट, यानी अकाल। तो अकाल की स्थिति पड़ी हुई है, अकाल की स्थिति जो है वो प्रेवलेंट है, यानी काफ़ी फैली हुई है, काफ़ी ज़्यादा अकाल पड़ा हुआ है, मतलब राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कई साल से, फॉर सेवरल ईयर। सेवरल ईयर मतलब बहुत सालों से। तो क्लियर है, या तो कोई चीज़ प्रेवलेंट होगी, बहुत ज़्यादा फैली होगी, बहुत ज़्यादा प्रचलन में होगी, प्रचलित होगी, या बिल्कुल अनोखा कुछ होगा, रेयर, दुर्लभ, एक्सेप्शनल, अपवाद, अनयूजुअल, ठीक है ना। चलिए अगला शब्द है कॉम्प्रिहेंसिव। जब भी पढ़ाता हूँ मैं तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाता हूँ। इसका क्या मतलब है? बहुत ही विस्तृत, बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ाता हूँ, बहुत ही व्यापक रूप से पढ़ाता हूँ। कॉम्प्रिहेंसिव, एकदम पूरा विवरण देता हूँ आपको। तो कॉम्प्रिहेंसिव मतलब पूरा विवरण देना, पूरा एकदम विस्तृत तरीके से पढ़ाना, कॉम्प्रिहेंसिव, राइट, यानी डिटेल्ड, पूरे डिटेल में, विस्तार से, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ता, पूरा डिटेल में, थरो, एकदम थरो। एकदम थरो मतलब बिल्कुल संपूर्ण, किसी चीज़ की कमी नहीं। आप ये नहीं कहोगे ये मिस कर दिया, वो मिस कर दिया, सब कुछ संपूर्ण एकदम। इन डेप्थ, इन डेप्थ मतलब गहराई से, डेप्थ मतलब गहरा। वाइड रेंजिंग मतलब कई तरह के अलग अलग ओपिनियन, कई तरह के अलग अलग मत, यानी उसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, उसका जो दायरा है बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। इंटेंसिव, इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब समावेशी, सब कुछ सर्व समावेशी तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, सब कुछ, हर चीज़ का समावेश उसमें हो जाता है। इंटेंसिव मतलब काफ़ी गहराई में, इंटेंसिव। या इसका उल्टा नैरो, नैरो मतलब क्या होता है? कहते हैं ना नैरो माइंडेड पर्सन, यानी बहुत ही ज़्यादा संकीर्ण बुद्धि, संकीर्ण, जिसका दायरा बहुत छोटा होता है। रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगा होता है, जो फैल नहीं पाता, जो गहरा नहीं हो पाता। शैलो, शैलो मतलब उथला,
गहरा का एकदम उल्टा होता है उथला, यानी शैलो, बहुत ही शैलो पर्सन है, यानी कि सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मतलब एकदम ऊपर ऊपर से, एकदम सतह से। अगर आपने सुपरफिशियल पढ़ाई करी है तो आपके काम नहीं आएगी, आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा। सुपरफिशियल एकदम ऊपर ऊपर से होता है, ठीक है ना, सुपरफिशियल। तो नैरो, नैरो मतलब क्या होता है, अगेन सिकुड़ना, सीमित, दायरा सीमित करना, दायरा छोटा करना, नैरो, संकीर्ण एकदम। तो एग्जाम्पल देखते हैं। द लेंदी सर्वे रिपोर्ट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ द फंड्स, मटेरियल्स एंड लेबर नीडेड टू बिल्ड द न्यू हाईवे। ये एक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है, बहुत ही लंबी, लेंदी है। इसमें पूरा विस्तृत तरीके से सब चीज़ बताई है कि नया राजमार्ग बनने के लिए कितना पैसा चाहिए, फंड मतलब कोष, कितना पैसा चाहिए, क्या क्या मटेरियल चाहिए, क्या कितना लेबर चाहिए, यानी कितने हमें मजदूर लगेंगे। तो पूरी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, यानी कि बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट है ये। फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल केयर वन शुड कॉन्टैक्ट अ जनरल प्रैक्टिशनर रादर देन अ स्पेशलिस्ट। अगर आपको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल केयर चाहिए किसी हॉस्पिटल में, तो आप एक जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाओ, ना कि स्पेशलिस्ट के पास। जैसे मान लो अगर एक आंख का डॉक्टर है तो वो आपका पूरा शरीर ठीक नहीं कर सकता, आप एक एमडी के पास जाओ जिसने मेडिसिन में एमडी किया हो, ठीक है। अगर आप कान के पास डॉक्टर के पास जाओगे तो वो सिर्फ कान ठीक कर सकता है, आंख के डॉक्टर के पास जाओगे वो सिर्फ आंख ठीक कर सकता है। तो अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव केयर चाहिए, मतलब पूरे शरीर की एकदम विस्तृत, व्यापक, पूरे विस्तारपूर्ण, एकदम सर्वसमावेशी, हर चीज़ की समावेशी आपको मेडिकल केयर चाहिए, तो फिर आपको किसी जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाना पड़ेगा। अगला जो शब्द है वो है एविडेंट। एविडेंट मतलब क्या है, दिख ही रहा है सामने एकदम मेरे, बिल्कुल स्पष्ट, एकदम जाहिर, एकदम प्रत्यक्ष। कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत, एकदम सामने है जो चीज़ दिख ही रही, काफ़ी साफ, आसानी से दिख रही है, क्लियरली सीन, मैं आसानी से देख पा रहा हूँ, साफ स्पष्ट है एकदम, आसानी से समझ पा रहा हूँ, एकदम एविडेंट है, एकदम सामने, कोई इसमें संदिग्धता नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है, एकदम जाहिर है मेरे सामने, स्पष्ट है एकदम, एकदम मैं निश्चिंता से कह सकता हूँ कि हाँ निश्चित हूँ मैं एकदम, ठीक है ना, सुस्पष्ट एकदम। तो ऑब्वियस मतलब वही दिख ही रहा है सामने, एकदम ऑब्वियस है, ठीक है ना। ये केस एकदम ओपन एंड शट केस है। ओपन एंड शट मतलब एक व्यक्ति है, उसने सबके सामने एक दूसरे व्यक्ति को गोली मारी और वो मर गया। इस केस में क्या है, कुछ छुपा है ही नहीं, सब एकदम सामने है। ओपन एंड शट केस है, मतलब खोलो और बंद कर दो, इतना आसान है। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट मतलब जो एकदम सामने दिख रहा है, स्पष्ट एकदम। नोटिसेबल मतलब जो आसानी से आप नोटिस कर सको, आसानी से जो आप फिगर आउट कर सको, आसानी से आपको दिख ही रहा हो, उसको बोलते हैं नोटिसेबल। नोटिसेबल चेंज, मैं पिछली बार जब इस शहर में आया था 10 साल पहले और आज आया हूँ 10 साल के बाद, तो मुझे नोटिसेबल चेंज दिख रहा है, यानी जो भी इस शहर में बदला है वो एकदम साफ दिख रहा है, नोटिसेबल चेंज है। देयर इज अ नोटिसेबल चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ माई फ्रेंड, ही वॉज ओनली 4 feet 5 years बैक बट टुडे ही इज ओवर 6 feet। मेरा जो दोस्त है उसकी जो अपीयरेंस है, जैसा वो दिखता है, उसमें नोटिसेबल चेंज दिख रहा है, ठीक है ना। कुछ साल पहले, 5 साल पहले वो सिर्फ 4 फुट का था, आज वो 6 फुट से ऊपर है। अपेरेंट, अपेरेंट मतलब भी होता है प्रत्यक्ष, एकदम जाहिर, कुछ भी पर्दे में नहीं है, एकदम सामने है, कुछ भी छुपाया हुआ नहीं है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मतलब क्या होता है, जो खुद को ही अपनी व्याख्या कर दे, इतना आसान। जैसे मैं अगर पूछूं एक तारा में कितने तार होते हैं, तो बड़ा आसान है भाई, एक तारा मतलब एक ही तारा है उसमें, तो एक ही तारा होगा उसमें। एक तारा में कितने तारे होते हैं, एक ही तारा होता है। कितना आसान है, खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, अपने आप को खुद ही उजागर कर रहा है, खुद ही अपनी व्याख्या कर रहा है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है ना। परस्पिकुअस, परस्पिकुअस मतलब जो बहुत ही आसानी से दिख जाए, आसानी से स्पष्ट हो जाए, आसानी से समझ में आ जाए, बहुत ही ज़्यादा परस्पिकुअस है, ठीक है। कॉन्स्पिकुअस मतलब भी वही है, कॉन्स्पिकुअस, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्पिकुअस होना मतलब आसानी से दिख जाना, आसानी से समझा जाना। इसका उल्टा क्या होगा, हिडन, हिडन मतलब छुपा हुआ, हिडन मतलब छुपा हुआ। कंसील्ड, कंसील्ड मतलब भी छुपा हुआ, नकाब में होना, नकाब। श्राउड, श्राउड मतलब कफन को बोलते हैं श्राउड, तो कफन डाल दिया मतलब किसी को छुपा दिया, यानी कोई छुपी हुई चीज़। वेग, वेग मतलब अस्पष्ट, जो स्पष्ट नहीं है, धुंधली। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस मतलब क्या होता है, जिसके कई अर्थ निकलते हैं, असली अर्थ सामने नहीं आता। अस्पष्ट वही, संदिग्ध, अनेक अर्थी, अनेक अर्थी या द्विअर्थी, दो मतलब निकल रहे हैं आपकी बात के, आपकी बात एकदम स्पष्ट नहीं है, एम्बिग्विटी है उसमें। तो जिस बात में एम्बिग्विटी होती है वो एम्बिगुअस होती है, ठीक है, एम्बिग्विटी। अनक्लियर, अनक्लियर मतलब जो स्पष्ट नहीं है, अनक्लियर यानी धुंधला। क्लाउडेड, आप इसे क्लाउडेड भी बोल सकते हो। क्लाउडेड, माई ओपिनियन इज क्लाउडेड, मेरा ओपिनियन, मेरा जो मत है वो क्लाउडेड है, वो स्पष्ट नहीं है, ठीक है ना, माई ओपिनियन इज क्लाउडेड।
एग्जाम्पल, फ्रॉम द ऑब्नॉक्शियस स्मेल इट वॉज एविडेंट दैट ड्रेन्स हैड बीन ब्लॉक्ड फॉर सेवरल डेज। ऑब्नॉक्शियस स्मेल मतलब होता है बदबू, बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू, स्टेंच, अनबियरेबल, जो बर्दाश्त ना हो, इतनी गंदी बदबू। तो इतनी ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी कि एकदम स्पष्ट था, एकदम जाहिर था कि जो नालियाँ हैं वो रुकी हुई हैं बहुत दिनों से। ड्रेन मतलब होता है नाली या गटर, ड्रेन मतलब नाला या गटर या नाली, तो ब्लॉक हो गई यानी क्लॉग हो गई। क्लॉग हो गई मतलब रुक गई, कई बार होता है पॉलीथीन वगैरह से क्लॉग हो जाती है। तो इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि पता ही चल रहा था कि नाली बहुत दिनों से रुकी हुई है। इट वॉज एविडेंट फ्रॉम द लुक ऑन रजत्स फेस दैट ही वॉज डिसअपॉइंटेड विद द लो टेस्ट स्कोर। रजत के चेहरे से साफ एविडेंट था, मतलब दिख ही रहा था कि वो, उसके नंबर कम आए हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है यानी कि दुखी है। तो एविडेंट मतलब एकदम स्पष्ट, जाहिर या प्रत्यक्ष। नेक्स्ट है इरेडिकेट। इरेडिकेट करना मतलब किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ देना। हम हमारे कंट्री से जो पोलियो है उसे उखाड़ना चाहते हैं, यानी एक्सटरपेट करना चाहते हैं। एक्सटरपेट, ठीक है, कि अगर हम एक्सटरपेट कर रहे हैं मतलब उसको एकदम जड़ से उखाड़ना चाहते हैं, एकदम उन्मूलन करना चाहते हैं उसका। उन्मूलन करना मतलब उसे एकदम खत्म कर देना। डेमोलिश करना, जैसे बिल्डिंग डेमोलिश कर देते हैं, बिल्डिंग को गिरा देते हैं, एकदम मिट्टी बना देते हैं बिल्डिंग को बुलडोजर चला के, यानी डेमोलिश कर दिया। एबॉलिश मतलब किसी प्रथा को खत्म कर देना जड़ से, जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को एबॉलिश कर दिया, मतलब उसे खत्म कर दिया। डिसमेंटल, डिसमेंटल मतलब किसी को चीज़ को उजाड़ देना, एकदम खत्म कर देना। एक्सटिंग्विश मतलब बुझा देना, जैसे फायर, आग को बुझाना मतलब फायर एक्सटिंग्विश करना, और जो बुझाए उसे बोलेंगे फायर एक्सटिंग्विशर, बुझाने वाला। एक्सटर्मिनेट करना मतलब भी होता है एकदम खत्म कर देना, जड़ से उखाड़ देना, विनाश कर देना, किसी चीज़ का मिटा देना। अपरूट कर देना, जैसे मैंने पौधे को अपरूट कर दिया मतलब जड़ से खत्म कर दिया, जड़ से निकाल दिया, अपरूट कर दिया, वहाँ से बढ़ाया अपरूट। एफेस, एफेस मतलब किसी चीज़ को खराब कर देना, बिगाड़ देना। भाई वो पेंटिंग बना के दी उसने मुझे, बहुत अच्छी चित्रकला बना के दी, मैंने उसको एफेस कर दिया मतलब खराब कर दिया, उस पर एक रंग वंग डाल के उसको खराब कर दिया, एफेस कर दिया। वाइप आउट, वाइप आउट मतलब एकदम खत्म कर देना। न्यूक्लियर बम मारा उस कंट्री ने दूसरे कंट्री पे, और वहाँ पे सारी जो मानवता थी, ह्यूमैनिटी थी, उसे वाइप आउट कर दिया। कहते हैं न्यूक्लियर वॉर विल वाइप आउट द ह्यूमैनिटी। अगर एक नाभिकीय ऊर्जा यानी एक एटमी बम लड़ाई होती है तो पूरी मानवता वाइप आउट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसका उल्टा इम्प्लांट, अब या तो कोई चीज़ आप खत्म करोगे या किसी चीज़ को जन्म दोगे। इम्प्लांट करना मतलब क्या होता है? इम्प्लांट करना मतलब किसी चीज़ की रक्षा करना, किसी चीज़ को प्रोत्साहन देना, ठीक है, किसी चीज़ को पनपने देना, किसी चीज़ का बीज डालना जिससे वो चीज़ हो वहाँ पे, ठीक है ना, इम्प्लांट करना। इंस्टिल, इंस्टिल करना भी वही होता है, इंस्टिल करना भी वही होता है, किसी चीज़ को प्रोत्साहन देना, किसी चीज़ को शुरू करना कहीं पे, किसी चीज़ को लेकर आना। फॉस्टर, कभी आपने फॉस्टर होम सुना है? फॉस्टर होम मतलब अनाथालय एक तरह का, जहाँ आपका पालन पोषण किया जाता है। फॉस्टर करना मतलब किसी को चीज़ का पालन पोषण करना। मदर अपने बच्चे को क्या करती है? फॉस्टर करती है। पर प्रिजर्व, प्रिजर्व करना मतलब कंजर्व करना, यानी संरक्षण करना, किसी चीज़ को बचाना। या तो आप किसी चीज़ को खत्म करोगे, उसका उन्मूलन करोगे, उसे जड़ से उखाड़ दोगे, या उसको बचाओगे, उसका संरक्षण करोगे। प्रोपेगेट मतलब किसी चीज़ का प्रचार और प्रसार करना। प्रचार या प्रसार करना मतलब प्रोपेगेट, किसी चीज़ को फैलाना, ठीक है ना। जैसे किसी आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट करते हैं, किसी विचारधारा को प्रोपेगेट करते हैं, यानी विचारधारा को फैलाते हैं टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से। एनकरेज करना मतलब किसी चीज़ को प्रोत्साहन देना, किसी चीज़ को प्रोत्साहन देना। एग्जाम्पल देखते हैं, द गवर्नमेंट क्लेम्स टू बी डूइंग ऑल इट कैन टू इरेडिकेट करप्शन। सरकार कह रही है, सरकार ये क्लेम कर रही है, ठीक है, कि वो भरसक प्रयास कर रही है, जो भी उसकी शक्ति में है वो सब काम कर रही है भ्रष्टाचार को इरेडिकेट करने के लिए, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। Just when I thought scientists and doctors had been able to successfully eradicate the dangerous pandemic, I heard of it breaking out again in some isolated part of the world. Just when I thought मतलब जब मैंने ये सोचा कि वैज्ञानिक और डॉक्टर हैड बीन एबल टू सक्सेसफुली इरेडिकेट द डेंजरस पैंडेमिक, जो डेंजरस, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक जो पैंडेमिक फैला हुआ है, उसको साइंटिस्ट और डॉक्टर मिलके उसको सक्सेसफुली, पूरी सफलता के साथ ख़त्म करने ही वाले हैं, तभी न्यूज़ आई हर्ड ऑफ इट ब्रेकिंग आउट अगेन इन सम आइसोलेटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तभी मैंने सुना कि वो बहुत सारे आइसोलेटेड पार्ट मतलब बहुत ही सारे दुर्लभ इलाके दुनिया के, उनमें दोबारा आ गया है। ब्रेकआउट, डिजीज ब्रेकआउट करता है मतलब दोबारा आ जाता है। नेक्स्ट वर्ड है डिमिनिश। डिमिनिश हमारा आखिरी शब्द है आज का। डिमिनिश मतलब किसी चीज़ को घटाना, ठीक है ना। जैसे लाइट डिमिनिश, मैंने आपको एक बार बताया था, लाइट डिमिनिश हो रही है यहाँ पे, यानी लाइट अब कम हो रही है, हमें घर चलना चाहिए। आई थिंक द सनलाइट इज डिमिनिशिंग सो वी शुड गो होम। घटाना, किसी चीज़ का साइज या किसी चीज़ की तीव्रता या किसी चीज़ की क्वांटिटी को कम करना, डिमिनिश करना।
जैसे अबेट, अबेट मतलब भी किसी चीज़ को रोकना, लगाम लगाना, लगाम लगाना। श्रिंक, श्रिंक मतलब सिकुड़ना। तो ये सारी चीज़ें मतलब कमी होंगी इसमें, सिकुड़ के कोई चीज़ कमी होती है। अबेट मतलब किसी चीज़ पे लगाम लगती है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब भी होता है सिकुड़ना। प्लमेट, प्लमेट मतलब जैसे शेयर मार्केट प्लमेट हो गई, मतलब गिर गई, शेयर मार्केट गिर जाना, धंस जाना, प्लमेट हो जाना। सबसाइड, सबसाइड मतलब किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप को पेन हो रहा है तो आपका पेन दवाई लेने के बाद सबसाइड हो जाएगा, यानी पेन खत्म हो जाएगा, पेन कम हो जाएगा। रिसीड, रिसीड मतलब भी वही होता है। डिस्पैराज, डिस्पैराज मतलब, डिस्पैराज वैसे होता है, इसका मतलब किसी को नीचा दिखाना, या कहते हैं ना किसी को नीचा दिखाना, डिस्पैराज करना, उसे अपमानित करना। डीमीन करना भी किसी को अपमानित करना। डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट मतलब किसी चीज़ की वैल्यू कम होना। डेप्रिशिएशन, आपने एक टीवी खरीदा, आज उसकी वैल्यू 15,000 है, खरीदने के 1 साल बाद उसकी वैल्यू रह जाएगी 10,000, तो वो डेप्रिशिएट कर रहा है, ठीक है, डेप्रिशिएट होना। डेरोगेट, डेरोगेट मतलब अगेन किसी को अपमानित करना। डेरोगेटरी रिमार्क्स कहते हैं ना, DEROGATORI, डेरोगेटरी रिमार्क मतलब कोई ऐसे किसी के लिए आपने चीज़ें बोली जो बहुत उसने लज्जित महसूस करा, यानी आपने डेरोगेटरी रिमार्क्स का उपयोग किया। और इसका उल्टा क्या होगा? वृद्धि। अब आप या तो आप हर चीज़ कम कर रहे हो, सिकुड़ रहे हो, उसे ख़त्म कर रहे हो, सबसाइड कर रहे हो, डेप्रिशिएट हो रहा है, तो दूसरी चीज़ में बढ़ोतरी। इंक्रीज मतलब किसी चीज़ में बढ़ोतरी। फ्लेयर अप, फ्लेयर अप मतलब कोई चीज़ एकदम से जब फैल जाती है, फ्लेयर अप हो जाती है। एप्रिशिएट, एप्रिशिएट, ये डेप्रिशिएट का उल्टा है एप्रिशिएट। तो एप्रिशिएट के 2 मतलब होते हैं, एक तो एप्रिशिएट करना, किसी की तारीफ करना, मैं आपको एप्रिशिएट करता हूँ, और दूसरा एप्रिशिएट मतलब किसी के मूल्य में वृद्धि होना। आज सोने का भाव 40,000 है, कल 50,000 हो गया, तो मतलब वो एप्रिशिएट कर रहा है। एप्लॉड मतलब किसी के लिए ताली बजाना, किसी की तारीफ करना, नीचा नहीं दिखाना। डिस्पराज मतलब नीचा दिखाना। डिमीन मतलब किसी को अपमानित करना। एप्लॉड बिल्कुल उल्टा, ठीक है। अक्लेम, प्रशंसा करना, ठीक है ना। ही इज एन अक्लेम्ड राइटर, यानी कि काफ़ी उसके प्रशंसक हैं, बहुत अक्लेम्ड राइटर है। अक्लेम्ड मतलब माना हुआ। एग्जाम्पल, द स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी वॉज ग्रेटली डिमिनिश्ड बाय द आउटब्रेक ऑफ द डिजीज। जो आर्मी है उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत काफ़ी कम हो गई थी, डिमिनिश हो गई थी। क्यों? क्योंकि डिजीज फैल गया था। आउटब्रेक ऑफ द डिजीज यानी डिजीज का फैल जाना। टू डिमिनिश द ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन इज द मेन कंसर्न ऑफ मैनी एनवायरमेंटलिस्ट। बहुत सारे पर्यावरणविद यानी पर्यावरण वैज्ञानिक जो हैं, उनकी मेन चिंता ये है, मुख्य चिंता ये है कि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम कैसे किया जाए, डिमिनिश कैसे किया। क्योंकि ग्रीन हाउस गैस क्या करती हैं? वातावरण को गर्म करती हैं। अब हम देखते हैं हमारा आज का पैराग्राफ। चाइल्ड लेबर अ बेन, यानी कि बच्चों से जो लेबर करवाया जाता है, बच्चों से बाल मजदूरी जिसे कहते हैं चाइल्ड लेबर, वो एक अभिशाप है। अबेन, बून नहीं है, कोई कहे चाइल्ड लेबर बून है, नहीं, बेन है। द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया कैन बी सीन इन कोलोसल प्रोपोर्शन। भारत में जो चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा फैली हुई है, कोलोसल बहुत बड़ी है, कोलोसल मतलब बहुत बड़ी है, ठीक है, कोलोसल प्रोपोर्शंस। द नोशन दैट चिल्ड्रन आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड एंड फोर्स्ड इनटू लेबर व्हाइल नॉट रिसीविंग एजुकेशन व्हिच इज क्रूशियल फॉर देयर डेवलपमेंट कंसर्न्स मैनी पीपल। ये विचार कि ये धारणा कि बच्चे जो हैं उनका शोषण होता है और उन्हें बाल मजदूरी में फोर्स किया जाता है, ठीक है, बल का उपयोग करके बच्चों को डरा धमका के उन्हें बाल मजदूरी कराई जाती है और उन्हें बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं मिलती है, जो कि बहुत क्रूशियल है, महत्वपूर्ण है उनके भविष्य के लिए, उनके विकास के लिए। ये चीज़, ये धारणा, ये नोशन बहुत लोगों को चिंतित करता है। Although the Constitution of India prohibits employment of children younger than 14 in any hazardous environment, child labor is prevalent in almost all informal sector of the Indian economy. हालांकि हमारा संविधान, भारत का संविधान प्रोहिबिट करता है, यानी कि प्रतिबंध लगाता है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बाल मजदूरी, बच्चों को रोजगार देना जिनकी उम्र यंगर देन 14, 14 साल से कम है, किसी भी हजार्डस एनवायरमेंट, हजार्डस मतलब खतरनाक पर्यावरण में, यानी कोई ऐसा उद्योग जहाँ पे बच्चों के लिए वातावरण अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, जहाँ पे बच्चों के लिए हजार्डस, हजार्डस मतलब कोई चीज़ हानिकारक होती है। जैसे बच्चे अगर मान लो ईंट की भट्टी में काम कर रहे हैं तो वो हजार्डस एनवायरमेंट है, हजार्डस है, हजार्डस मतलब खतरनाक है, हानिकारक है, ठीक है ना। हालांकि हमारा संविधान 14 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रोहिबिट करता है, प्रतिबंध लगाता है, उन पे बैन करता है कि वो किसी हजार्डस एनवायरनमेंट में काम ना करें। उसके बावजूद चाइल्ड लेबर इज प्रेवलेंट इन ऑलमोस्ट ऑन इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। उसके बावजूद जो बाल मजदूरी है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है, प्रेवलेंट है, प्रचलित है, लगभग हमारे गैर संगठित क्षेत्र में, हमारी अर्थव्यवस्था के हर इनफॉर्मल सेक्टर मतलब गैर औपचारिक या गैर संगठित क्षेत्र जो है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। The most comprehensive of all child labor laws passed in India is the Child Labor Prohibition and Regulation Act of 1986. अब तक जो सबसे इंपॉर्टेंट चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए कानून है वो पारित हुआ था, जिसका नाम है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986, यानी चाइल्ड बाल मजदूरी अधिनियम 1986 का, जो रेगुलेट करता है यानी नियामक है
और प्रोहिबिट करता है यानी प्रतिबंध लगाता है बाल मजदूरी पे. बट इवन आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट चाइल्ड लेबर इज स्टिल एविडेंट बिकॉज ऑफ इंक्रीज डिस्पैरिटी बिटवीन पॉवर्टी एंड एजुकेशन. तो बाल मजदूरी अभी भी बहुत ज़्यादा एविडेंट है, मतलब प्रत्यक्ष है, सामने दिखती है. क्यों? क्योंकि असमानता बढ़ती जा रही है, खास तौर पे गरीबी और शिक्षा के क्षेत्र में असमानता बढ़ रही है. आई बिलीव इफ पॉवर्टी इज इरेडिकेटेड द नीड फॉर चाइल्ड लेबर विल ऑटोमेटिकली डिमिनिश. मेरा ये मानना है अगर हम गरीबी को हटा सकें, खत्म कर सकें, इरेडिकेट कर सकें, एक्सटर्पेट कर सकें गरीबी को, तो बाल मजदूरी की ज़रूरत, नीड फॉर चाइल्ड लेबर अपने आप कम हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी. तो ये आप आसानी से समझ सकते थे अगर आपने थोड़ा सा भी मेहनत करी है. और अब हम करते हैं हमारा क्विज. एविडेंट का उल्टा. एविडेंट मतलब जो सामने दिख ही रहा है, एकदम कंस्पिकुअस है, ठीक है, परस्पिकुअस है, एकदम अपेरेंट है. तो इसका उल्टा क्या हो गया? एम्बिगुअस. एम्बिगुअस मतलब जिसमें संदिग्धता बनी होती है. एम्बिगुअस जो अस्पष्ट होता है. डिमिनिश का सिमिलर. डिमिनिश मतलब किसी चीज़ का कम होना. तो इसका सिमिलर मीनिंग क्या होगा? अबेट. अबेट मतलब भी होता है किसी चीज़ का कम होना. तो अगर कोई चीज़ अनअबेटेड है, मतलब करप्शन इज अनअबेटेड इन आवर कंट्री, मतलब अन मतलब उल्टा, अबेट मतलब कम होना, अन मतलब उल्टा हो जाता है, यानी करप्शन एकदम बढ़ती जा रही है. अनअबेटेड. अनअबेटेड मतलब जिस पे रोक ही नहीं है. तो डिमिनिश का सिमिलर मीनिंग हो गया अबेट. कॉम्प्रिहेंसिव का उल्टा. कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बहुत ही विस्तृत रूप से, ठीक है, बहुत विस्तृत. तो इसका उल्टा क्या होगा? सुपरफिशियल. बिल्कुल एकदम उथला, ऊपर ऊपर से पढ़ना. कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ोगे या फिर आप सुपरफिशियल पढ़ोगे. बेन. बेन का उल्टा क्या होगा? बून. तो आंसर है ए, बून. ठीक है. फिर इरेडिकेट का समानार्थी शब्द. इरेडिकेट मतलब किसी चीज़ को खत्म करना. तो इसका समानार्थी क्या होगा? एफेस. एफेस मतलब भी होता है किसी चीज़ को बिगाड़ देना, खत्म कर देना. तो एफेस कर देना, जैसे पेंटिंग वाला एग्जांपल दिया था मैंने. तो ये था हमारा वोकैबुलरी का वीडियो नंबर 26. मिलते हैं बहुत जल्दी वोकैबुलरी के वीडियो नंबर 27 में. थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ.